नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम सीरीज और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस के बारे में कि भाई टेंस क्या चीज होती है। तो हमने पढ़ा था कि टेंस जो होता है वो किसी भी काम के होने के समय को प्रकट करता है। और फिर आपको बताया था कि भाई टेंस 3 प्रकार के होती है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये स्टूडेंट्स फिर यही बताया गया था कि प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से आपको टेंस भी बताया था और ये बताया था कि भाई इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, कंटीन्यूअस का अर्थ क्या होता है, परफेक्ट का क्या अर्थ होता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी क्या अर्थ होता है। अगर वो बेसिक बातें आपकी क्लियर हैं तो आपको टेंस जो चीज है वो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स, इस टेंस से मिलते जुलता हुआ एक शब्द और चलता है अंग्रेजी की ग्रामर जब हम पढ़ने लगते हैं, वो है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। कई बार हम टेंस और सेंटेंस को एक ही समझ बैठते हैं। ये स्टूडेंट्स, होने को ये एक साथ ही होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब टाइम, यानी टेंस तो केवल टाइम को बताता है। वो प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट की बात हो सकती है, वो प्रेजेंट टाइम हो सकता है, पास्ट टाइम हो सकता है, पास्ट टाइम का मतलब भूतकाल का समय हो सकता है, फ्यूचर टाइम हो सकता है, भविष्य का समय हो सकता है। तो टेंस तो सिर्फ टाइम को बताता है, लेकिन इसको प्रकट करने के लिए हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। तो हमारे टेंस को प्रकट करने के लिए, टेंस को बताने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है स्पेलिंग SENTNC। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो हमने कल पढ़ा था वो है टेंस, TNSE। इसकी स्पेलिंग में भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें C आता है और इसमें SE आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो अपना टॉपिक है सेंटेंस, उसमें आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। ये स्टूडेंट्स देखिए, आप जो है छोटे से बच्चे थे तो आप क्या नाम से आपका एक्सप्रेशन था, आप रो रहे थे, उआ कर रहे थे। इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा कुछ ए पे कुछ ऐसा बोलना चालू किया, यानी आपने पहले आवाज निकालना चालू किया, जिसको क्या बोलते हैं? ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं? साउंड। अब इसे ध्वनि और साउंड को जो हम लिखित रूप में लिखने लगते हैं उसी को बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं उसको? वर्ण। डियर स्टूडेंट्स, उस वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। और अब ये अल्फाबेट जो है शब्द आपके लिए नया नहीं है और आप इनसे अच्छी तरह से रूबरू हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्ण या वर्णमाला। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ए आ ई उ, ये वर्ण है हिंदी के। और आप ABCD बोलते हैं, ABCDEFG। बहुत सारे आपने पोएम भी गाई इनके ऊपर। तो ये है आपकी अल्फाबेट। ठीक है, तो एक तो ये आपकी ध्वनि है, इसको साउंड बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अल्फाबेट को अपन समझ लेते हैं ABCDEFGHI वगैरह। ठीक है, ये आपको पता है, ये कुल 26 होते हैं और ये भी आपको पता है इसमें से 5 जो है वो वोवेल होते हैं। अब आप तो पढ़ चुके हैं तो आपके दिमाग में तुरंत वो वोवेल भी आ गए होंगे। वो कौन कौन से वोवेल हैं? A, E, I, O और U। और बाकी जो बचे हुए हैं आपके 21, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स को, ये वोवेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। और इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो इस तरह से ये आपके पहले तो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि से क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। जब उनको बनने का मतलब यह है कि जब उनको लिखित रूप में लेने लगते हैं, जब हम उनको लिखने लगते हैं, वही ध्वनि तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, अल्फाबेट कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब इन अल्फाबेट को मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 अल्फाबेट है, एक तो C और एक A और एक T। ये स्टूडेंट्स इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? कैट। कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। आपने B को मिलाया, O को मिलाया और G को मिलाया तो क्या बन गया? डॉग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये 3 वर्णों ने, कितने वर्णों ने? 1, 2 और 3। इसमें भी कितने? 1, 2, 3। इन्होंने एक क्या बना दिया? अब तो आप बोल सकते हैं
क्या बना दिया, शब्द बना दिया। और शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड। क्या बोलते हैं उसको, वर्ड। तो अब ये स्टूडेंट्स क्या बन गया, वर्ड। ठीक है, आपको ये बस समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले ध्वनि, आपकी कुछ भी ध्वनि होती है वही ध्वनि होती है, साउंड होती है। ह्यूमन जो है या कोई भी जानवर भी होते हैं वो भी ध्वनि निकालते हैं, हम भी ध्वनि निकालते हैं। इस ध्वनि को लिखित रूप में जब लिखने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण। फिर मैंने आपको यही बताया कि वर्ण, आपके वर्ण जो है आपके विशेषकर 26 लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में, उनमें 5 वोवेल होते हैं, यानी 5 स्वर होते हैं। वो कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और 21 उसमें व्यंजन होती है। फिर स्टूडेंट्स आपको ये बताया गया कि जब इन अल्फाबेट्स को मिलाने लगते हैं तो उनसे मिलकर के क्या बनता है, वर्ड बनता है, शब्द बनता है। और अब जरा आगे और बढ़ के देखते हैं। पहले ध्वनि थी, उसी ध्वनि को हमने लिखित रूप में लिख दिया तो वर्ण बन गया। उस वर्ण को हमने आपस में जोड़ा तो वर्ड बन गया, शब्द बन गया। और अगर हम शब्दों को आपस में जोड़ दें तो फिर क्या बन सकता है डियर स्टूडेंट्स, जरा गैस कीजिए। अब आपका कुछ जाना पहचाना शब्द जो आपका सुना सुना सा है वो है सेंटेंस। क्या है, सेंटेंस। जैसे कि अभी ये कैट वाला ही उदाहरण दीजिए, ले लीजिए, और ये डॉग वाला उदाहरण। हमारे पास 2 शब्द हैं, एक 2 शब्द और जोड़ देते हैं तो ये यहां पर एक वाक्य बन जाएगा। जैसे कि डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसमें देखिए कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों ने मिलकर के, इन 5 वर्डों ने मिलकर के एक क्या बनाया है, सेंटेंस बनाया है। अब ये 5 मिलकर के जब कुछ लोग, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्रुप। तो सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप है। क्या चीज है, ग्रुप है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसको, ये जो वोवेल और कंसोनेंट्स है उसको मैं साफ कर रहा हूं। आपको अगर नॉलेज में ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्टूडेंट्स इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखिए यहां पर ये जो आपके स्टेप हैं कि भाई सबसे पहले साउंड साफ नजर देखने के लिए, साउंड से क्या बना, आपका अल्फाबेट बना, या वैसे वो अल्फाबेट अपने आप में पहले से ही होता है। और इस अल्फाबेट से क्या बना, आपका वर्ड बना, और इन वर्ड से मिलकर क्या बना, सेंटेंस बना। अब ध्यान दीजिए, साउंड कोई कुछ बना नहीं रहा है, साउंड तो आपकी सुविधा के लिए मैंने बताया था। शुरुआत यहां से होगी। सबसे पहले क्या होता है, लिखित रूप में वही साउंड जो होता है उसका ही लिखित रूप होता है अल्फाबेट। साउंड का लिखित रूप यहां मैं लिख भी देता हूं। ये जो आप कुछ भी बोल रहे हैं, ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं, उसको जब हम लिखने लगते हैं तो अल्फाबेट कहलाता है। तो अल्फाबेट फर्स्ट स्टेप है, इसकी सबसे छोटी इकाई है। और अल्फाबेट से मिलकर क्या बना, वर्ड बना, और वर्ड से मिलकर क्या बना, सेंटेंस बना। तो एक आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अल्फाबेट सबसे छोटी इकाई है, और इन अल्फाबेट से मिलकर के वर्ड बनते हैं, और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब इन बातों को अगर आप नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामने बोर्ड पर एक वाक्य लिखा जा रहा है, आप उसको थोड़ा देखिए। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि इंग्लिश में अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए मैं इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस का यूज नहीं कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे जब इससे आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम इंग्लिश में ही बात करेंगे और इंग्लिश में ही बहुत सारी चीजों को समझेंगे। देखिए अभी हमने बात करी थी कि जो आपके अल्फाबेट होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, अपन गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कुल 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं,
सेंटेंस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया? इसमें 6 वर्ड हैं और ये सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया? बताइए आप, बन गया कि नहीं बन गया? इसमें वर्ड्स हैं और परिवार अपन जानते हैं कि वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर तो ये सेंटेंस बन गया। बोलिए, बन गया? कुछ विद्यार्थियों का कहना यह है कि नहीं बना। अच्छा, क्यों नहीं बना? इसका कारण बता सकते हो? कुछ विद्यार्थियों का कहना यह है कि सर इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा। ये क्या बन रहा है? आम राम एक रहा खा, ये क्या अर्थ निकल रहा है? कुछ अर्थ नहीं निकल रहा। ये स्टूडेंट्स का जवाब है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई इसका अर्थ क्यों नहीं निकल रहा? जरा सोचिए, इसका अर्थ क्यों नहीं निकल रहा है? कुछ विद्यार्थियों का जवाब है कि इसका अर्थ इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये क्रम से नहीं है। अगर इनको क्रम से जमा देते हैं तो इसका अर्थ निकल जाएगा। चलो हम उन विद्यार्थी की बात मान लेते हैं और इस कोशिश करके देखते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये स्टूडेंट्स सामने बोर्ड पर देखिए, अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से जमा रहे हैं। अब जरा देखिए विद्यार्थियों, यहां पर भी 6 ही शब्द थे और यहां पर भी 6 ही शब्द हैं। इसमें भी वही के वही शब्द हैं और वही के वही शब्द इसमें हैं। आप देख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं है। परंतु ये आपका जो शब्दों का समूह है, जो शब्दों से मिलकर बन रहा है, ये सेंटेंस नहीं कहला रहा है, लेकिन ये वाला सेंटेंस कहला रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं ये डिफरेंस कैसे आया? ये डिफरेंस ऐसे आया कि इनको हमने क्या कर दिया? क्रम से जमा दिया। क्या कर दिया? क्रम से जमा दिया। एक तो हमने ये काम किया। जब हमने इनको क्रम से जमाया तो अपने आप इसका सही अर्थ निकल आया। सही अर्थ निकल आया। एक तो हमने क्या किया, इसको क्रम से जमाया और इसका सही अर्थ निकल आया। ये स्टूडेंट्स पहली चीज, ये शब्द थे। क्या थे? ये शब्द थे। इन्होंने मिलकर कुछ बनाया ना। तो पहले नंबर पे तो आपको ये याद रहना है कि भाई क्या होना चाहिए? शब्दों का समूह होना चाहिए। अगर शब्दों का समूह नहीं होगा तो हमारी बात तो वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी बात, हमने क्या किया? उनको क्रम से जमा दिया और जब हमने उनको क्रम से जमा दिया तो उनका अपने आप में सही अर्थ निकल आया। तो पहली बात तो हमारे पास शब्दों का समूह होना चाहिए। नंबर 2, क्रम से जमा होना चाहिए। और नंबर 3, सही अर्थ उसका अपने आप निकल आता है। तो सेंटेंस की 3 शर्तें क्या हैं? सेंटेंस की 3 शर्तें हैं डियर स्टूडेंट्स। पहली बात तो शब्दों का समूह, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। दूसरी बात है क्रम से जमा दिया। क्रम से का मतलब क्रमबद्ध। अब थोड़ा इसको अपन शुद्ध रूप में ले लेते हैं, क्रमबद्ध। और इंग्लिश में उसको बोलेंगे सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक। और तीसरी इसकी कंडीशन है आपकी सही अर्थ निकलना चाहिए, यानी पूर्ण अर्थ निकले। पूर्ण अर्थ निकले यानी कंप्लीट मीनिंग। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो ही वो वाक्य कहलाएगा। अगर ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही तो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे पहली बात तो उसकी शर्त क्या है कि शब्दों का समूह होना चाहिए। बिना शब्दों के आप वाक्य नहीं बना सकते। दूसरी बात क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी सिस्टमेटिक होना चाहिए। अभी हमने उदाहरण देखा था, अगर हमने शब्दों को थोड़ा भी आगे पीछे कर दिया तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। कई बार विद्यार्थी इंग्लिश का पेपर देके आते हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, उनका सेंटेंस का सेंस गलत हो जाता है और वहां पर उनके नंबर कट जाते हैं। और विद्यार्थी सोचते हैं कि हम तो सही लिख के आए, हमें नंबर क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने थोड़ी सी गलती की, सेंटेंस का क्रम बिगाड़ दिया, उसका अर्थ गड़बड़ हो गया और आपको नंबर नहीं मिला। दूसरी बात है कि आपका वाक्य क्रमबद्ध होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। और तीसरी
और लास्ट उसकी कंडीशन ये है कि उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए, अधूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिया, राम, इसी को ले लेते हैं, एक आम खा रहा, यही है। अब इसमें सिर्फ एक शब्द नहीं है। अब जरा इसको अर्थ को देखिए, राम एक आम खा रहा, बिल्कुल सभी शब्द सही क्रम में है, लेकिन फिर भी अर्थ अधूरा लग रहा है क्योंकि उसमें एक शब्द नहीं है। क्या नहीं है? और है को लगाते ही उसका अर्थ पूरा हो रहा है और है को हटाते ही उसका अर्थ अधूरा हो रहा है, इसलिए अर्थ भी पूर्ण होना चाहिए। तो 3 कंडीशन है। पहली बात तो शब्दों का समूह होना चाहिए, बिना शब्दों के तुम वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 2, वो क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। और नंबर 3, उनका पूरा अर्थ निकलना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 कंडीशन होती हैं, तब वो वाक्य कहलाता है। अब मुझे विश्वास है इतनी बात समझ में आने के बाद आप सेंटेंस की परिभाषा खुद ही लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर की जो एग्जांपल्स हैं उनको मैं हटा रहा हूं। अगर आपको इनको नोट करना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने देखा कि सेंटेंस की 3 कंडीशन है। एक तो शब्दों का समूह होना चाहिए, नंबर 2 क्रमबद्ध होना चाहिए और नंबर 3 उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए। अब इसकी हम परिभाषा बनाते हैं। तो वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो क्रमबद्ध हो और जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी जो 3 कंडीशन है वो कहां है? देखिए 3 कंडीशन यहां पर देखिए। नंबर 1 कंडीशन तो यहां पर आपकी हो गई। नंबर 2 कंडीशन आपकी जो है क्रमबद्ध वाली यहां हो चुकी है और नंबर 3 उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, ये नंबर 3। तो आपने जो शब्द थे आपके पास 3 शब्दों का समूह है होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और पूर्ण अर्थ होना चाहिए, वही आपने यूज करके सेंटेंस की परिभाषा लिख ली। तो क्या आपको इसको रटने की आवश्यकता विद्यार्थियों? बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस एक बार समझ में आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम हिंदी में बात कर रहे थे। क्योंकि हमारी सब्जेक्ट इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश में भी कुछ बात करनी चाहिए। इसी सेंटेंस की जो परिभाषा है इसको हम इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे पीछे से, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वही शब्द है। देखिए सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स which has a systematic order and complete meaning। ये स्टूडेंट्स देखिए क्या परिभाषा है। सेंटेंस यानी वाक्य इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है। जो आपके ऊपर लिखा हुआ है वही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस जो है वो शब्दों का ऐसा समूह है विच हैज ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, जिसका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है। यानी सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध और ऑर्डर का मतलब क्रम, व्यवस्थित क्रम जिसको अपन कह सकते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब व्यवस्थित और ऑर्डर का मतलब क्रम। ऑर्डर का मतलब आदेश भी होता है, लेकिन यहां पर ऑर्डर का मतलब क्या है? क्रम। एंड कंप्लीट मीनिंग, और जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए। हिंदी की परिभाषा आपकी हिंदी में भी काम में आ सकती है और इंग्लिश की परिभाषा आपकी इंग्लिश में तो काम में आएगी। तो ये आपकी बेसिक बात है जो आपको आनी चाहिए। अगर इन बातों को आपने नहीं समझा और आप रटंत विद्या कर रहे हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये होता है वो होता है, डेफिनेटली आपको याद तो हो जाएंगी, लेकिन जब वास्तव में उनकी कंसेप्ट की बात आ जाएगी वहां आप अटक जाओगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इन परिभाषाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इनको आप साफ करने जा रहा हूं।
ये स्टूडेंट्स अब आपके सामने स्क्रीन पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है और उधर लिखा हुआ है हिंदी में उदाहरण और उधर लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश। ये स्टूडेंट्स सेंटेंस जो है अभी हमने उसकी परिभाषा पढ़ी है कि शब्दों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध हो और जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सिस्टमैटिक ऑर्डर एंड हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये स्टूडेंट्स जो आपकी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं अब उसके अनुसार हम वाक्य के प्रकार जानने वाले हैं। वाक्य के प्रकार हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपके अर्थ की दृष्टि से यानी अकॉर्डिंग टू मीनिंग और एक आपके रचना की दृष्टि से यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन उनको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले जो ज्यादा यूज होते हैं वो हैं सेंटेंस के प्रकार अर्थ के अनुसार यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स अर्थ के अनुसार वाक्य 7 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। 7 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये देखिए 7 प्रकार के नाम लिखे हुए हैं, आप इनके उच्चारण भी अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि गलत उच्चारण हमारे लिए आगे सिरदर्द बन जाता है और हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। ये स्टूडेंट सबसे पहला लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? सकारात्मक वाक्य। इसको मैंने नीचे उसका अर्थ लिख रखा है, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसकी थोड़ा परिभाषा क्या है? जिसका साधारण सा अर्थ निकले, ऐसा वाक्य जिसका साधारण सा अर्थ निकले अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए इसका मैं यहां पर लिख देता हूं, साधारण अर्थ। अगर साधारण सा अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नहीं शब्द आ जाए या जिसका नकारात्मक अर्थ निकल जाए, या तो नहीं शब्द जाए या जिसका नकारात्मक अर्थ निकल जाए तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फिर तीसरा प्रकार है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं उसको? प्रश्नवाचक वाक्य। और ये इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य यानी जिसमें साधारण अर्थ निकले। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द जाए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब आपका तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और चौथा है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सॉरी, इसमें थोड़ा एक शब्द लिखना भूल गए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी इसका अर्थ क्या निकला? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम से स्पष्ट है प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी जिसमें प्रश्न ही पूछा गया हो और नहीं शब्द भी आया हो। जिसमें प्रश्न ही पूछा गया हो और नहीं शब्द भी आया हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अगला वाक्य आपका इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञा अर्थक वाक्य। क्या बोलते हैं उसको? आज्ञा अर्थक वाक्य। आज्ञा अर्थक वाक्य का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें कोई आदेश दिया गया हो या निवेदन किया गया हो या मनाही की गई हो, किसी कार्य को करने की मनाही की गई हो, तो वो वाक्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं उसको? इच्छात्मक वाक्य। और इच्छात्मक वाक्य का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई कामना, शुभकामना प्रकट की गई हो, है ना? जिसमें कोई कामना या शुभकामना प्रकट की गई हो। और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य।
देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य, अब जिसके नाम से ही स्पष्ट है विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्यबोधक वाक्य बोलते हैं इसको, जिसमें कोई आश्चर्य प्रकट किया गया हो। तो मतलब क्या होगा, जिसमें कोई खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट किया गया हो, तो वो वाक्य क्या कहलाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ये स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा इनको बताने में जल्दी की गई थी, तो इसलिए मैं इनको एक बार दोबारा दोहरा रहा हूं। इनका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, और इनमें हम इनकी परिभाषा क्या होंगी। ये स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य जिसका साधारण अर्थ निकले। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता हो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें प्रश्न ही पूछा गया हो और नई शब्द भी आया हो। और इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक वाक्य जिसमें कोई आदेश दिया गया हो, निवेदन किया गया हो या मनाही की गई हो, तो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छात्मक वाक्य जिसमें कोई कामना या शुभकामना प्रकट की गई हो। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य या आश्चर्यबोधक वाक्य जिसमें कोई खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट किया गया हो। ये स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपको वाक्य के प्रकार के नाम बताए गए हैं और उनकी पहचान की कुछ शब्द बताए गए हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं, और उनकी परिभाषा भी बोली गई थी। आप इस वीडियो को बार बार चला करके उनकी परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं। परिभाषा बोल दी गई है, अब लिखवाना संभव नहीं विद्यार्थी, क्योंकि अभी सारी परिभाषा लिखवाएंगे तो बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है। तो आप बार बार वीडियो को चला करके और उन परिभाषाओं को लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बोली है। अब हिंदी में उदाहरण देख लीजिए कि भाई हिंदी में हम कैसे पहचाने साहब ये कौन सा वाक्य का प्रकार है। ये स्टूडेंट्स देखिए, और थोड़ा सा छोटे अक्षरों का यूज करेंगे क्योंकि जगह कम है। ये स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, वह एक आम खाता है। अब साधारण सा बात अर्थ निकाल रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा वो, अफर्मेटिव। देखिए नेगेटिव का क्या हो गया, वह एक आम नहीं खाता है। अब ये स्टूडेंट्स इसमें नहीं शब्द आया है, क्या शब्द आया है, नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा वो, नेगेटिव कहलाएगा। अब देखिए अगला, क्या वह एक आम, क्या वह एक आम खाता है। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, क्या वह एक आम नहीं खाता है। अब देखिए विद्यार्थियों कि इससे पहले वाले वाक्य में लिखा हुआ क्या वह एक आम खाता है। अब इसका प्रश्न हो सकता है, प्रश्न है क्या वह एक आम खाता है, तो इसका जवाब हो सकता है हाँ वह एक आम खाता है, और यही जवाब हो सकता है कि नहीं, उसका नहीं, वह आम नहीं खाता है। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जिसमें प्रश्न ही पूछा गया है और साथ में नहीं भी आ गया तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा। इसमें देखिए प्रश्न ही पूछा गया है और नहीं शब्द भी आया हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगला प्रकार है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला प्रकार क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छात्मक वाक्य यानी जिसमें कोई कामना या शुभकामना प्रकट की गई हो, जैसे कि सुप्रभात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग। इसमें देखिए कामना, शुभकामना या अभिवादन किया गया हो, ये अभिवादन में आते हैं। सुप्रभात बोल दिया आपने, इसके अलावा आपने बोला भगवान करे कि आप पास हो जाएं या आप उत्तीर्ण हो जाएं, तो इसमें शुभकामना दी गई है। ठीक है, आपने कहा शुभ दीपावली, तो ये भी आपकी विश है, तो ये भी आपके विश है, इसलिए ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट किया है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा, इससे बीच में आपका इंपरेटिव सेंटेंस रह गया है, थोड़ा उसको भी क्लियर कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई आदेश दिया गया हो,
या निवेदन किया गया हो या मनाही की गई हो। जैसे कि वहां जाओ, वहां जाओ, तो इसमें आदेश दिया गया कि आप वहां पर जाइए। ठीक है। निवेदन क्या किया गया, कृपया मेरी मदद करो, तो इसमें निवेदन किया गया है। और मनाही, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इसमें मना किया गया कि वही वहां पर मत जाओ। तो ऐसा वाक्य जिसमें कोई आदेश दिया गया हो या जिसमें कोई निवेदन किया गया हो या जिसमें मनाही की गई हो, तो वह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद हमने एक और जो पढ़ लिया था वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छात्मक वाक्य, जिसमें कामना, शुभकामना, अभिवादन दिया गया हो। जैसे सुप्रभात, भगवान करे कि आप उत्तीर्ण हो जाएं, शुभ दीपावली, इस प्रकार की विशेष दी रखी हूं, तो वो इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसके बाद अगला आपका है जो लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें कोई खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट किया गया हो। जैसे कि ओ, देखिए इसमें एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा रहता है इस तरह का। किस तरह का, देखिए इस प्रकार का एक डंडा होता है, उसके नीचे बिंदु होता है। ओ कितना सुंदर बगीचा है, यहां पर आश्चर्य प्रकट किया गया है, कितना सुंदर बगीचा। ऐसे ही आपका एक वाक्य है, अरे वह फेल हो गया, इसमें दुख प्रकट किया गया है। और हुर्रे, हम मैच जीत गए, हुर्रे हम मैच जीत गए हैं। तो पहले वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया गया है, दूसरे वाक्य में दुख प्रकट किया गया है और तीसरे वाक्य में खुशी प्रकट की गई है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा वाक्य जिसमें कोई खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट किया गया हो तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब जरा इंग्लिश की एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी जल्दी। हिंदी में अगर आपने समझ लिया तो फिर इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, इन उदाहरणों को आप देख करके घबराए ना, क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत है। जब इनको पढ़ेंगे तो आपकी समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। अभी आप मात्र देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बस इतना सा आपका काम है। इंग्लिश के सेंटेंस से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ उनके उदाहरण लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए वह एक आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। ही डज नॉट ईट ए मैंगो, ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। ही डज नॉट ईट ए मैंगो। डज ही ईट ए मैंगो, ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। और डज ही नॉट ईट ए मैंगो, ये आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव का उदाहरण हो गया। और देखिए डोंट गो देयर, ये आपका इंपरेटिव का उदाहरण है। प्लीज हेल्प मी, ये आपका इंपरेटिव का उदाहरण है। वहां मत जाओ को क्या बोलेंगे, डोंट गो देयर। ठीक है, ये तीनों आपके इंपरेटिव के उदाहरण है। फिर आपका ऑप्टेटिव है, तो जैसे गुड मॉर्निंग आपने बोला, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये आप बोलते हैं तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाती है। अगर आपने कहा हैप्पी दिवाली तो ये भी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। अगर आपने बोला मे गॉड ब्लेस यू तो ये भी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिखना चाहते हैं, देखिए इसमें ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इज दिस, कितना सुंदर बगीचा है। इस तरीके से अरे वह फेल हो गया, अलास ही हैज फेल्ड। और हुर्रे हम मैच जीत गए तो आप लिखेंगे हुर्रे वी हैव वन द मैच।
ये स्टूडेंट्स, ये जो वाक्य इंग्लिश के वो थोड़ा जल्दी लिखे गए हैं, मैं एक बार इनको दोबारा रिपीट कर देता हूं और आप इनको समझ लीजिए। ही ईट्स ए मैंगो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। ही डज नॉट ईट ए मैंगो। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। आपको इंग्लिश में कैसे पहचाना है, जहां भी नॉट दे रखा है वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर किसी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से हो रही है तो निश्चित रूप से वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये डज ही ईट ए मैंगो, इसमें हेल्पिंग वर्ब है डज, इससे शुरू हो रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और इसमें देखिए डज ही नॉट ईट ए मैंगो, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है शुरुआत में और पीछे से नॉट भी आ रहा है। तो ये पहचान में है जिनसे आप समझिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, या तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा हो या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा हो। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई हेल्पिंग वर्ड क्या होती है, डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सबको क्लियर किया जाएगा। अभी तो मात्र आप इन सब वाक्यों को देख लीजिए बस। इसके बाद देखिए आपके अगर कोई वाक्य डोंट से शुरू हो रहा है, अगर कोई वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है तो वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, आपका मे गॉड ब्लेस यू, मे यू पास इन द एग्जाम, इस तरह के वाक्य रखे हैं तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और आपका लास्ट है ऐसा वाक्य जिसमें ओ सबसे पहले क्या शब्द जाए, ओ या अलास देखिए, और या फिर हुर्रे, ये किसके लिए प्रकट करते हैं? ओ आश्चर्य के लिए आता है, अलास जो है वो दुख के लिए आता है और हुर्रे आपके खुशी के लिए आता है। तो इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है। डियर स्टूडेंट्स, ये मात्र आपके एक परिचय के लिए है, ये मात्र आपको थोड़ा सा उनका आउटलुक देने के लिए है। आपको एक एक चीज को बढ़िया से क्लियर किया जाएगा। अभी मात्र आप इन वाक्यों के प्रकारों को याद कर लीजिए, थोड़ा सा उसकी परिभाषा को याद कर लीजिए, हिंदी में कुछ उदाहरणों को समझ लीजिए और इंग्लिश में जो शब्द मैंने आपको ये बॉक्स में दे रखे हैं इनसे आप पहचान सकते हैं कि भाई कौन सा प्रकार का वाक्य किससे शुरू होता है या क्या शब्द उसमें आते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आगे फिर हम एक एक करके इन सभी प्रकारों को लेंगे। ये स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस की ये बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आप हमारा कोई नया वीडियो बनता है तो उसका आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।